हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बुक वन है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है पार्टनरशिप को समझने के लिए, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करने के लिए। हम लोगों को हमारे बुक वन में क्या क्या कवर करना है, हमें समझना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये सब हमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में कवर करना है हमारे बुक वन में। आज का जो क्लास है ये इसमें हम समझने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप क्या है वो हमें आज सीखना है इस क्लास में। ठीक है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा कि भाई अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हमें सारा चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमने जर्नल सीखा, उसके बाद हम लोगों ने लेजर सीखा, देन उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट सीखा। बट वहां पे 11th में जो अकाउंटिंग हम लोग नॉर्मली करते थे वो था फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब जहां पे एक ही ओनर था। ठीक है, एक ओनर था, उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते, उस टाइप के बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग करते थे। तो इसीलिए वहां पे जो प्रॉफिट आता था, जब हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल के, सारी इनकम सारे एक्सपेंडिचर डाल के जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसका रिजल्ट हमारा क्या निकला? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस भी हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो, वो प्रॉफिट और लॉस को हम लोगों ने किसको दिया? हमने उसको ट्रांसफर किया ओनर को। तो इसीलिए जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां पे रिजल्ट निकला हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड वो नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर आपको याद होगा तो बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड में एक चीज था कैपिटल। कैपिटल में हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया, ये नेट प्रॉफिट को लेके कैपिटल में ऐड कर दिया। अगर नेट लॉस होता तो उसको कैपिटल से माइनस कर देते। ठीक है, तो यहां पे क्या था ना, प्रीवियसली 11th में एक ही ओनर था, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ या फिर जितना भी लॉस हुआ वो सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर हो गया किसको चला गया? ओनर को चला गया, प्रोप्राइटर को चला गया। तो इसलिए हमने उसको कैपिटल में ऐड कर दिया। बट जब हम लोगों ने यहां पे 12th में स्टार्ट किया, हम लोगों को अभी देखना पड़ रहा है क्या? पार्टनरशिप। तो अभी हमें पहले तो समझना है पार्टनरशिप होता क्या है, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करेंगे वो ठीक है, बाद में देखेंगे। बट आज हमें फोकस किसके ऊपर करना है कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमें यह समझना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? देखिए, पार्टनरशिप गवर्न होता है इंडिया में, उसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसको आप बोलते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एंड ये एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन को छोड़ के अगर हम इजी वे में समझे, इसका मतलब क्या हो सकता है? सपोज मेरे पास पैसा है, मैं हूं ए, मेरे पास पैसा है, मैंने जाके एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको। मैंने जाके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पे मैं अकेले ओनर हूं। बिजनेस में जितना सारा प्रॉफिट होगा मेरे को मिलेगा, जितना सारा लॉस होगा मेरे को मिलेगा। तो यहां पे मैं अकेला हूं जो रिस्क ले रहा है बिजनेस में। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को बोला जाएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म। बट सपोज बिजनेस करने के लिए मैं ए हूं एंड मैंने अपना दो दोस्त बी एंड सी दोनों को अप्रोच किया एंड मैंने दोनों को बोला कि भाई चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। एंड इन दोनों ने भी मेरे साथ जुड़ने के लिए ये दोनों राजी हो गए कि हाँ ठीक है बिजनेस करते हैं। तो हम तीनों ने मिलके एक दुकान खोला। हम तीनों ने मिलके एक दुकान खोला एंड इसका नाम दिया ABC एंड को। तो ये जो दुकान है ना, ये जो दुकान हम लोगों ने खोला इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है हम तीनों के बीच का रिलेशन। हम बोलेंगे एक दूसरे को पार्टनर, एंड हमारे बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को बोला जाएगा पार्टनरशिप।
ठीक है, तो यहां पे यही चीज बोला जा रहा है, डेफिनेशन में यही चीज बोला जा रहा है कि डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कौन से पर्सन्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकता। तो जो लोग बिजनेस करेंगे एंड उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए ये लोग एग्री कर रहे हैं, उस रिलेशन को बोला जाएगा क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, एंड यहां पे और एक चीज भी बताया, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे देखते हैं, यहां पे बोला है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, सपोज ए बी सी तीनों ने बिजनेस किया, तीनों ने मिलके दुकान संभाल रहे हैं, तीनों दुकान जा रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, तो इसको भी पार्टनरशिप बोला जाएगा। सपोज ए को कोई काम रहता है, दूसरा काम, ए दुकान नहीं जा पाता है, ए बी सी तीनों में से ए दुकान नहीं जा पाता है, सिर्फ बी सी दुकान जाते हैं, बट ए ने कैपिटल डाला हुआ है, तब भी इसको पार्टनरशिप बोला जाएगा, ए बी सी तीनों को। इसीलिए क्या बोल रहा है कि तीनों मिलके काम कर सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सपोज ए ने ही सिर्फ काम किया, सिर्फ बी ने काम किया और सिर्फ सी ने काम किया, इन तीनों में कोई भी एक काम कर रहा है बट बिजनेस चला रहे हैं इन तीनों मिलके, तीनों ने कैपिटल बिजनेस में डाला हुआ है, तब भी इसको क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या बोला, इन सिंपल टर्म्स पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर टू और मोर पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। हाँ, यहां पे बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ दैट बिजनेस, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको ये लोग शेयर करने वाले हैं। तीसरा, एक्ट एज एजेंट फॉर ईच अदर इन बिजनेस मैटर, मतलब जब ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप ज्वाइन किया तो ए बी का भी सी का भी एजेंट बना, बी ए का एंड सी का एजेंट बना, एंड सी ने ए एंड बी का एजेंट बन गया। एजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब काम करेंगे पार्टनरशिप में तो वो इनडायरेक्टली, जब ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट किए, ये जो दुकान इन लोगों ने खोला, तो ये दुकान के लिए अगर कुछ भी काम करेंगे, बिजनेस को कुछ भी देंगे, दुकान के लिए कुछ भी करेंगे, तो इनडायरेक्टली ये लोग बाकी सारे पार्टनर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है एक्ट एज एजेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, नेचर एंड एसेंशियल फीचर्स। हम नेचर एंड एसेंशियल फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर हमारा क्या है, टू और मोर पर्सन। कभी भी एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं बन सकता। पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने जन चाहिए, मिनिमम चाहिए 2 जन। ठीक है, एंड मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है, 50। ठीक है, देन दूसरा फीचर हमारा क्या है, एग्रीमेंट। पहला फीचर हमारा क्या हुआ कि भाई पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम हमें कितने जन चाहिए, 2 जन चाहिए। पार्टनरशिप करने के लिए हमें मिनिमम कितने जन चाहिए, 2 जन चाहिए। एग्रीमेंट, दूसरा है एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप करोगे, सपोज ए बी सी तीनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, तो इन तीनों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब ये लोग कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि कौन बिजनेस को मैनेज करेगा, कहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, किस टाइप का बिजनेस होगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, परसेंटेज उसका क्या होगा, वो सारा चीज़ उस एग्रीमेंट में ये लोग पहले डिसाइड करेंगे कि भाई हम लोग बिजनेस करते हैं एंड बिजनेस में ये चीज़ें हमारा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट ये लोग कर रहे हैं ना, ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, बट जो रिटन एग्रीमेंट होगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ओरल उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता। जब डिस्प्यूट आएगा तो इसको में भी लीगली उतना इंपॉर्टेंस ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या, जब आप पार्टनरशिप करोगे तो आप जो भी बिजनेस करने वाले हो वो लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल बिजनेस आप पार्टनरशिप में नहीं करोगे। तो अगर आप कोई इलीगल बिजनेस करते हो तो वहां पे वो स्टेटस पार्टनरशिप का रहेगा ही नहीं। देन फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या कि भाई बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा, बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे।
अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर बिजनेस किया तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो ए को भी मिलेगा, उसमें से बी को भी मिलेगा, उसमें से सी को भी शेयर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब मैंने अभी तो बताया आपको कि सब बिजनेस के लिए ही काम करेंगे तो एक दूसरे के एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट मतलब जो काम करता है, प्रिंसिपल मतलब जिसके लिए काम किया जाता है। तो जब ए काम कर रहा है वो बी सी के लिए काम कर रहा है, जब बी काम कर रहा है तो वो ए सी के लिए काम कर रहा है, एंड जब सी काम कर रहा है वो ए बी के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग सब पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। तो वो एक दूसरे के लिए एजेंट बन जाएंगे एंड खुद को प्रिंसिपल मान सकते हैं। ठीक है, देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? देखिए, जब हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बारे में बात करते थे वहां पे भी लाइबिलिटी ऑफ द ओनर वाज अनलिमिटेड। मतलब बिजनेस में जो भी कुछ आप लाइबिलिटी ले रहे हो, जो भी लोन वगैरह ले रहे हो, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उसको पेमेंट करने के लिए कैपेबल हो। अगर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ पैसा निकाल के वो लाइबिलिटी को रीपेमेंट किया जा सकता है तो तब भी वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला था लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। मतलब आपका लाइबिलिटी लिमिट नहीं कर सकते आप कि भाई मैंने बिजनेस में 1 लाख डाला तो उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं देने वाला। ऐसे मैं बोल ही नहीं सकता कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस का लाइबिलिटी, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख डाल के बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में एसेट्स होंगे, बिजनेस में लाइबिलिटीज में होंगे। तो अगर बिजनेस का लाइबिलिटी एसेट्स को एक्सीड कर गया, लाइबिलिटी सपोज ज्यादा हुआ, एसेट कम हुआ, तो ये लाइबिलिटी को रिपेमेंट करने के लिए ओनर को घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तब तक लाना पड़ेगा जब तक ये लाइबिलिटी खत्म ना हो जाए और या फिर ये जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या? नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या कि अच्छा, अकाउंटिंग में हम लोग एक चीज पढ़ते थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, बट ये किस में था? सिर्फ अकाउंटिंग में था। अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस को अलग एंड ओनर को अलग मानते थे, बट प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ओनर एंड बिजनेस दोनों को अलग पर्सन नहीं माना जाता लीगली। ठीक है, तो इसलिए बोला गया नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस को ओनर से अलग नहीं मानेंगे हम लोग। कहां पे? लॉ में। अकाउंटिंग में अलग मान सकते हैं, बट लॉ में उनको सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस नहीं दिया गया। फिर बोला जा रहा है ऑटमोस्ट गुड फेथ। ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि ये जब आप पार्टनरशिप करोगे एक दूसरे में फेथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब गुड फेथ में ये लोग एक्ट करना चाहिए, कोई किसी को चीट नहीं करेगा, सारा इंफॉर्मेशन जिसको जो चाहिए वो एक दूसरे को प्रोवाइड करते रहेंगे, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो किया जाएगा, जो बिजनेस के लिए सही है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ऑटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, विच लॉ गवर्न्स पार्टनरशिप इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है जिसको आप बोलते हो पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एंड वो कब आया था? वो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। चलिए, पार्टनरशिप समझ गए। पार्टनरशिप क्या हुआ कि इसमें मिनिमम 2 ओनर होंगे, एक बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा ये लोग अपने में शेयर करेंगे, एंड उस पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकता, बट वो एग्रीमेंट जो होगा वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे जो एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट। हमने क्या बोला? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, अ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप is a written document that contains the terms and conditions agreed upon by all partners at the time of formation of partnership firm। कुछ आया समझ में? मैंने बोला ना कि
पार्टनरशिप डीड मतलब होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, बट वो जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, बट जो ओरल होगा वो उतना ज़्यादा क्या, जब डिस्प्यूट वगैरह होगा तो उसको कोई हम एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, ओरल को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रिटन एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड वो एग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे वही बता रहा है कि इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनरशिप का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस अपन बाय ऑल पार्टनर्स, एग्रीड अपन बाय ऑल द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये लोग जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं उस टाइम इन लोगों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, जो जिस कंडीशन के ऊपर इन लोगों ने एग्री किया होगा, उसको आप उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाल दोगे या फिर डाला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है, अ पार्टनरशिप डीड में बी ओरल और रिटन, हाउएवर अ रिटन डीड इज ऑलवेज प्रीफर्ड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। When duly stamped and signed by all partners, it becomes a legal binding contract between them. जब आप प्रॉपरली एक एग्रीमेंट बनाते हो, उसमें उसको ड्यूली स्टाम्प करते हो, साइन करते हैं सारे पार्टनर, तो वो लीगली एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे उससे फायदा क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टनर। जब आप डीड लिखोगे, जब आप डीड बनाओगे, उस डीड में क्या होगा ना, कौन से पार्टनर का कौन कौन सा राइट है, मतलब सारे पार्टनर्स का क्या क्या राइट है, उन सब का ड्यूटी क्या है, मतलब किसको क्या काम करना है, ऑब्लिगेशंस, उन लोगों का ऑब्लिगेशंस क्या है, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टनर क्लियरली, मतलब सारे पार्टनर को अपने राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली पता चल जाएगा। दूसरा, प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर, क्योंकि सारा कुछ लिखा होगा प्रॉपरली, आगे आप एक फॉर्मेट बना के उसमें प्रॉपर सारा कुछ लिख दिए, तो जहां पे कंफ्यूजन होगा उसको फॉलो किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उस वहां से ही इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। दूसरा, डिस्प्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सर्व्स एज लीगल एविडेंस इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी ये पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड, इसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। देन क्या बोल रहा है, गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। मतलब सारे पार्टनर्स मिलके जो बिजनेस स्टार्ट किए उसको गवर्न करने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, ओके। तो जो पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाए, उस पार्टनरशिप डीड में हम लिखेंगे क्या 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 चीजें होता है जिसको आप पार्टनरशिप डीड में कवर करते हो या फिर नॉर्मली किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। तो पहला, नेम ऑफ द फर्म। नेम ऑफ द फर्म मतलब आप जो बिजनेस किए, जो बिजनेस स्टार्ट किए, जो पार्टनरशिप आपने स्टार्ट किया, उसका आप नाम क्या रखने वाले हो, वो नाम उस डीड में लिखा जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन से टाइप के बिजनेस करना चाहते हो, उसको भी एग्रीमेंट में लिखोगे। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कौन से पार्टनर कितना कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाला है, वो भी लिखा जाएगा उस डीड में। थर्ड, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर का नाम एंड सारे पार्टनर का एड्रेस उसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जब बिजनेस में फाइनली एट द ईयर एंड जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो भी आपको डीड में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल काम कब से स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। देखिए, जो पार्टनर ने, जो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ओनर ने बिजनेस में जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए अगर हमें उनको इंटरेस्ट देना है, एंड अगर ये लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं तो हम उनको अगर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो कितना चार्ज करेंगे, वो सब कुछ
कि आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दोगे एंड उनके ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट आप चार्ज करना चाहते हो वो भी आपको उस एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। देन ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कि आप कितना टाइम तक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, 2 साल 5 साल या फिर कोई भी कंडीशन हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक काम के लिए भी आप पार्टनरशिप बना सकते हो। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, या फिर परपेचुअली ऐसे आप चलाना चाहते हो। तो वो जो भी आप चाहते हो कि आप कितना टाइम तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। बेसिकली पार्टनरशिप डीड में आप वो सारी चीजें लिखोगे जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट आप मान रहे हो। देन सैलरी कमीशन टू द पार्टनर्स, मतलब आप पार्टनर को कितना, कौन सा पार्टनर को कितना सैलरी देना है, कौन सा पार्टनर कौन सा काम करेगा, किसको कितना रेम्युनरेशन देंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, आप अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो या फिर कोई पार्टनर बिजनेस अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है या फिर अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो वहां पे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या फॉलो होना चाहिए, वो सब आप यहां पे लिख सकते हो। देन रूल्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि अगर आप पार्टनरशिप को क्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए रूल क्या क्या होगा आपके लिए, कि आप कौन कौन से केस में पार्टनरशिप को बंद कर देना चाहते हो। देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर का काम क्या है एंड उनका राइट क्या है। देन मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, अगर बिजनेस बंद हुआ, डिसोल्यूशन मतलब पूरा बिजनेस को बंद कर देना, अगर आप बिजनेस बंद करोगे तो उसका मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा, कि कैसे सारे पार्ट्स एसेट्स को कैसे बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज का कैसे रिपेमेंट होगा, उसके बाद फाइनली पार्टनर्स को कैसे पेमेंट किया जाएगा, उसका मेथड्स क्या क्या हो सकता है। देन मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, आपके बिजनेस में अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा। एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज, उसमें क्या होता है ना, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह आया तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो चीज। तो ये सारी चीज, सिर्फ इतना नहीं, अगर आपको ऐसा और कुछ भी लग रहा है जो इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए तो आप उसको भी आपके एग्रीमेंट में लिख सकते हो। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए, पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने वो सारा चीज मेंशन किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर हमें लग रहा है कि भाई ओनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है या फिर उनको सैलरी देना है या कमीशन देना है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए एक रेशियो चाहिए, सपोज 2:1, सपोज 3 पार्टनर है, उनको 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपने एग्रीमेंट में लिखा। बट सपोज आपने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया या फिर वो प्रोविजन को आपने छोड़ दिया, आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का प्रोविजन लिखा नहीं, या फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन नहीं लिखा, या फिर आपने सैलरी का प्रोविजन नहीं लिखा, तो अगर आपने ये सारे प्रोविजंस आपके डीड में आपने नहीं बनाया तो आप क्या करोगे ना, जो एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है ना उसको आप फॉलो करोगे, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। एंड ये एक्ट में क्या बोलता है पता है, एक्ट में आपको बोलता है कि भाई कुछ नहीं देना किसी पार्टनर को। जो 2 चीजें याद रखना है, अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को दिया लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को कुछ लोन देगा, अगर कोई लोन दे रहा है तो उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा चीज, बिजनेस में जो भी कुछ प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझे? तो बिजनेस एक्ट क्या बोल रहा है, लॉ क्या बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो उसको 6% का इंटरेस्ट दे दो, 6% पर एनम के हिसाब से। बाकी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है, कोई सैलरी बोल रहा है, कोई रेम्युनरेशन बोल रहा है, वो सब चीजें देने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, अगर आपने एग्रीमेंट में प्रॉपरली लिखा कि किसको कितना सैलरी देना है, किसको कितना रेम्युनरेशन देना है, वो सब उसी हिसाब से करोगे। अगर आपने उसको उस एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो ये जो प्रोविजन है ना, पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है ना, उसको मान के चलोगे। तो देख लेते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर
लिखा हुआ है आपके डीड में तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना है, सैलरी कमीशन नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ दो चीज हमें याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ठीक है, अगर हमारे डीड में लिखा होता कि 7% देना है, 8% देना है, तो डीड में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से देते। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो हमें ये वाला प्रोविजन को फॉलो करना है। ठीक है, मैनेजमेंट राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये तो है ही कि सारे पार्टनर्स जो पार्टनर चाहते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन, पार्टनरशिप में किसी को एडमिशन करने के लिए सबका परमिशन लगता है, जो भी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, सपोज 3 पार्टनर है ABC, वो चाहते, सपोज C चाहता है कि D को एडमिट करवाएगा इस पार्टनरशिप में, तो अगर D को एडमिशन लेना है तो ABC तीनों का परमिशन लगेगा, कोई एक चाहे तो एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए भी वही चीज़ है, अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर चाहेंगे तब जाके रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो एडमिशन रिटायरमेंट के लिए सबका परमिशन लगेगा। देन क्या बोल रहे हैं, अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड ओनली बाय मेजोरिटी वोट एंड इन गुड फेथ। अगर कोई पार्टनर को ये लोग निकालना चाहते हैं तो मेजोरिटी वोट में भी निकाल सकते हैं। डिसोल्यूशन कैसे होगा, ए फर्म में बी डिसॉल्व बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और बाय कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट बोलता है डिसॉल्व करने के लिए तो कर सकते हैं, या फिर सारे पार्टनर अगर चाहें तब भी वो बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। आपको याद क्या रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका एसेंशियल फीचर क्या है, 2 और मोर पर्सन लगता है, लॉफुल बिजनेस उनको करना है, प्रॉफिट शेयरिंग करना है, एंड म्यूचुअल एजेंसी उनका रहेगा, एक दूसरे के एजेंट के हिसाब से काम करेंगे, एंड उन लोगों में होना चाहिए एक एग्रीमेंट। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट डिफाइनिंग द टर्म्स बिटवीन द पार्टनर्स। किन लोगों में वो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या उन लोगों में वो क्लॉज रहेगा जिसको ये लोग फॉलो करेंगे पार्टनरशिप को चलाते टाइम। अगर पार्टनरशिप में डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें बोला जाता है कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दो, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी चीज किसी को नहीं देना है, कोई पार्टनर को नहीं देना है। ठीक है, एंड लास्ट, अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उनका सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को एक अलग से लीगली अलग से पर्सन के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता लॉ के हिसाब से। अकाउंटिंग तो बोलता है, अकाउंटिंग के हिसाब से इन दोनों अलग है, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन, बट लीगली ये लोग लीगली बिजनेस ओनर से अलग नहीं है, इसीलिए लाइबिलिटी क्या यहाँ पे बन जाता है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पूरा सीरीज फॉलो कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कॉन्सेप्चुअली आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।